इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसको 225 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग को देखने को मिला कि पर्संस का लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, रेप और इसके अलावा चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया, सिविलियंस को डिस्प्लेस किया गया। तो अब बताया जा रहा है कि युगांडा जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को टोटल 325 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो मुआवजे के तौर पर प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में, डीआरसी के बीच में और युगांडा के बीच में हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट्स, ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले थे 1998 और 2003 के बीच में। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट में दोषी जो है वो पाया गया युगांडा को, और अब युगांडा को 225 मिलियन प्लस 100 मिलियन और मतलब टोटल 325 मिलियन यूएस डॉलर मुआवजे के तौर पर डीआरसी को देना होगा। राइट, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो पूरा मुद्दा क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डीआरसी जो है वो उसने इनिशियली केस फाइल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जून 1999 में। किस चीज के लिए? कि आर्म्ड एग्रेशन युगांडा के द्वारा किया जा रहा है डीआरसी में। तो डीआरसी के अंदर युगांडा जो है वो आर्म्ड एग्रेशन कर रहा है, मतलब कि वो वायलेंस जो है वो कर रहा है। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि डीआरसी में घुसकर युगांडा जो है वो एक स्ट्रेटजी बना रहा है और वहां पर तोड़फोड़ कर रहा है, लोगों को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ये युगांडा यूनाइटेड नेशन चार्टर और चार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का उल्लंघन कर रहा है। तो ये कंप्लेन करी थी डीआरसी ने युगांडा के खिलाफ आईसीजे में। और 9 अफ्रीकन कंट्री से भी ज्यादा कंट्री जो है वो इस फाइट पे आ गई, यानी कि ये दोनों नेशंस के बीच में जो इश्यूज था उसमें काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो थी वो इन्वॉल्व हो गई। और कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया 2005 में, दिसंबर 2005 में, ये कहा कि युगांडा को डीआरसी को मुआवजा देना पड़ेगा। बट दोनों ही मतलब साइड्स की अगर हम बात करें, चाहे युगांडा और डीआरसी की बात करें, तो वो एग्री नहीं थे। युगांडा मुआवजा देने के लिए एग्री नहीं था और डीआरसी मुआवजे के प्राइस के लिए एग्री नहीं थी। राइट, तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली। राइट, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है। बट मेन चीज जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हम बात करेंगे आईसीजे के बारे में, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। तो आईसीजे एस्टैब्लिश हुई थी 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, और इसने काम करना शुरू कर दिया था अप्रैल 1946 से। यूनाइटेड नेशन की टोटल कितनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स है बताइए जरा? टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के? टोटल 6। और 6 में से ये इकलौता ऐसा ऑर्गन हम लोग को देखने को मिलता है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, जो कि द हेग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस में सिचुएटेड है। टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो न्यूयॉर्क में है। एक ये इकलौता ऐसा है जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर है, द हेग नीदरलैंड्स के अंदर पीस पैलेस में ही हमें देखने को मिलता है। और ये जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, उनको सेटल करने का काम करता है, एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग्स में, राइट, कंट्रीज को। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, और इन जजेस का टेन्योर कितने सालों का होता है? 9 सालों का होता है। और इन जजेस को जो है वो इलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोनों के द्वारा किया जाता है। और ये ऑर्गन जो है ये दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली, तो ये साइमल्टेनियसली जो है वो वोट करती हैं, बट सेपरेटली इनके वोट हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ही साथ वोटिंग होती है बट सेपरेट वोटिंग इनकी हम लोग को नजर आती है। और एक जज को इलेक्ट करने के लिए बताया जाता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि दोनों बॉडीज के अंदर मतलब जो मेजोरिटी में होने चाहिए वोट्स, सिक्योरिटी काउंसिल में अलग, जनरल असेंबली में अलग, तभी एक जज को जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा कंटिन्यूटी, यानी कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कंटिन्यू रहे, तो इस पर्पस के लिए इन्होंने क्या किया है कि हर 3 साल में 1/3 जज को इलेक्ट किया जाएगा, और जजेस जो हैं वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक रजिस्ट्री जो है वो असिस्ट करती है, हेल्प करती है, जो कि एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, मतलब इस कोर्ट का जो भी प्रशासन है उसको मेंटेन करती है इसकी एक रजिस्ट्री, यानी कि एक और बॉडी छोटी सी, राइट। और इस कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग को इंग्लिश और फ्रेंच देखने को मिलती है। इस कोर्ट के अंदर जो जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, टोटल 15 जजेस, वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, जिससे कि पूरा ग्लोब जो है, पूरी दुनिया जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो सके।
तो अफ्रीका से 3 आते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 2, एशिया से 3, वेस्टर्न यूरोप और दूसरी स्टेट से 5 और ईस्टर्न यूरोप से 2। तो ऐसे करके टोटल 15 जजेस जो है वो यहाँ पर आते हैं। और ये जो जजेस जो होते हैं गाइस, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे आप जानते हैं कि जज जो होते हैं वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो अपनी कार्रवाई करते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस कोर्ट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का केस आएगा और जज भी उस कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो वो जज उस कंट्री को फेवर करेंगे, ऐसा नहीं है। जज इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसीजन लेते हैं, राइट? तो ये चीज़ है, निष्पक्ष तरीके से। ऐसा नहीं है कि कोई जज किसी कंट्री से आएगा तो वो जज उस कंट्री को फेवर करेगा, राइट? तो वो लॉ एंड ऑर्डर, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून जो हम लोग को देखने को मिलता है, वो किसी को भी फेवर नहीं करता। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? लॉ बुक के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एविडेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सच्चाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जस्टिस, न्याय प्रोवाइड कराने के लिए ये किसी को फेवर नहीं करता है, राइट? तो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिलती है। और इसका क्षेत्र अधिकार और इसकी फंक्शनिंग की बात करें, तो आईसीजे जो है वो वर्ल्ड कोर्ट के तौर पर एक्ट करती है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, एक विश्व न्यायालय के रूप में कार्य करती है, राइट? इसके टू फोल्ड ज्यूरिसडिक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो लीगल डिस्प्यूट से सेटल करती है कंट्रीज के बीच में, आपस में कंट्रीज के बीच में अगर कोई विवाद होता है, कोई मामला होता है, मुद्दा होता है, तो उसको सेटल करने का काम करती है। और साथ ही साथ कई कबार यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन्स हम लोग को देखने को मिलती है और जो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो होती हैं, तो वो अगर कोई ऑपरेशन कर रही है और उस दौरान उनको आईसीजे की कोई एडवाइस की आवश्यकता होती है, तो आईसीजे उनको एडवाइस भी देती है। तो इसका एडवाइजरी ओपिनियन भी प्रोवाइड कराती है। अगर क्वेश्चन आता है, यानी कि आईसीजे को अप्रोच किया जाता है किसी चीज़ में हेल्प करने के लिए, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन्स और उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा, तो ये उनकी हेल्प भी करती है। तो इस प्रकार से इसके टू फोल्ड फंक्शंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, सिर्फ वो ही इस कोर्ट के क्षेत्र अधिकार के अंदर आएगी या इस कोर्ट के डिसीजन जो होंगे उसको एक्सेप्ट करेगी। मतलब कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के लिए ही ये कोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है। और इस कोर्ट के डिसीजन जो होते हैं वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? क्लियर है?